गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको चैप्टर सेकंड से पढ़ाया था, सेकंड पढ़ा दिया, थर्ड पढ़ा दिया और फोर्थ चैप्टर आपका हो गया है ना। सेकंड आपका सॉल्यूशन था, थर्ड चैप्टर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स। आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट जो मैंने पहले छोड़ रखा था वो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो देखते हैं कि सॉलिड स्टेट होती क्या है और कैसे जानते हैं। क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं द्रव्य, है ना। मैटर क्या होता है, आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर होता क्या है, द्रव्य क्या होता है। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं और नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं कि द्रव्य क्या होता है ना। जितनी भी इस वर्ल्ड में आप जितनी भी वस्तुएं देख सकते हैं या जिन चीजों को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इस महसूस कर सकते हैं, वो सब द्रव्य कहलाती है। तो इसको हम डेफिनेशन कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए देखते हैं कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और उसमें कुछ ना कुछ भार हो, ऐसी अवस्थाओं को हम द्रव्य कहते हैं। आया समझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, ये बुक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। ये बुक्स हो गई हमारी, ये भी है। इसको हम जहां पर रखेंगे वो स्थान घेरेगी और इसमें कुछ ना कुछ आपका वजन भी होगा, है ना। स्थान में यानी भार भी होगा। तो द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है। आपके दिमाग में ऐसी कोई वस्तु है, जैसे कि यानी कि आप ये समझ लीजिए, आप जिन चीजों को देख सकते हैं, जो चीज आप देख सकते हैं, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, बाइक, बेंच, सीट, लोहा, पत्थर, सोना, चांदी, एवरीथिंग, सब कुछ जितना आपको दिखाई देता है वो सब कहलाता है द्रव्य, ठीक है ना। क्या कहलाता है, द्रव्य। और जैसे कि फॉर एग्जांपल है लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, पानी, दूध, तेल, गैसें, है ना, एलपीजी, CO2, N2O, H2O, बहुत सारी चीजें जो भी है सब क्या है, द्रव्य। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो द्रव्य ना हो, अर्थात सारी चीजें द्रव्य के अंतर्गत ही आती है। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन जोड़ते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो द्रव्य नहीं है। क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी वस्तु है जो द्रव्य ना हो। आपको एक बार फिर से क्वेश्चन, ऐसी कौन सी वस्तु है जो द्रव्य ना हो और हमें दिखाए, ठीक है ना। ये आपको आंसर आपको बताना है और अगर नहीं आता तो इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियोस में दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं भैया कि द्रव्य की अवस्थाएं, ठीक है ना। द्रव्य तो परिभाषित हो गया कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ भार होता है। लकड़ी, लोहा, सोना, पत्थर, चांदी, पानी, दूध, तेल वगैरह वगैरह जो भी कुछ जितना है सब क्या है, द्रव्य, ठीक है ना। अब देखते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं, या यूं कह दें कि द्रव्य का वर्गीकरण, है ना। द्रव्य का वर्गीकरण यानी द्रव्य को हम कितने भागों में बांट सकते हैं या द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो भैया द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से होती हैं। नंबर 1 अवस्था आती है ठोस अवस्था। द्रव्य की कौन सी अवस्था आती है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार सदैव निश्चित रहता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार सदैव निश्चित रहता है। समझ में आई बात की नहीं। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार सदैव निश्चित रहता है, ठोस अवस्था कहलाती। जैसे कि लकड़ी, लोहा, सोना, पत्थर इत्यादि। अब देखिएगा, जैसे कि ये मैं आपको डस्टर दिखा रहा हूं, ये ठोस है ना। ये कौन सी अवस्था में है, ठोस। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जितनी है उतनी ही रहेगी। आज देखेंगे तो ऐसी रहेगी, 10 दिन बाद देखेंगे या 2-4 साल बाद देखेंगे तो भी ऐसी ही रहेगी। तो ठोस अवस्था की आयतन और आकार दोनों जो है वो क्या होते हैं, निश्चित, ना कभी घटेंगे ना कभी बढ़ेंगे। ऐसी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ऐसा होता क्यों है वो आइए आपको देखते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है उसके जो अवयवी कण होते हैं, यानी ठोस अवस्था के जो अवयवी कण हैं, इनके अंदर आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। क्या पढ़ा है, प्रत्येक पदार्थ
अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है ना। तो जो ठोस अवस्था होती है उसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण से मतलब होता है जिनके द्वारा वह बना है, जिनके द्वारा वह बना है, ये होते हैं अवयवी कण। तो अवयवी कण जो होते हैं इतना पास पास बैठे होते हैं, इतने कि वो जरा सा भी हिलने डुलने की चांसेस नहीं होते, अर्थात वो अपने स्थान पर स्थिर होते हैं, वो गति नहीं कर सकते। और जब गति नहीं करेंगे तो उनके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा ना, किसी टेम्पो में बैठते हैं ना, वो कहता सवारी हल्की हो भारी, 4 बैठेंगे भैया, और 4 वो दबा के बैठा देता, फिर कोई नहीं हिल पाता, तो स्थायी अवस्था आ जाती है। ठीक है, ये होती है ठोस अवस्था। आगे चलते हैं हम आपकी द्रव अवस्था भी, है ना। अगली हेडिंग है आपकी द्रव अवस्था। नंबर 2 पर आता है द्रव अवस्था। तो ये होता है द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित। ठीक है, आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है द्रव कहलाता। ठीक है ना, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है द्रव कहलाती है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लेते हैं पानी, दूध, तेल, पेट्रोलियम आदि। ठीक है ना, ये होती द्रव्य की द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उस अवस्था को कहते हैं द्रव अवस्था। जैसे पानी, दूध, तेल, पेट्रोलियम। चलिए देखिए, इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। चलिए बेटा देखिए, द्रव्य की मैं द्रव अवस्था आपको दिखाता हूं। आप देख रहे होंगे कि इस बोतल में आधी बोतल पानी भरा हुआ है, तो पानी जितना है, जल जितना है, उतना ही आयतन रहेगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसा चेंज कर देते तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ चौड़ा था और यहाँ पर सकरा हो गया। अगर हम इसको ऐसा कर दे तो ये इस आकार का हो जाएगा, ऐसा कर देते तो ऐसा, इधर को झुका देंगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी इसका आयतन तो वही है, ना घटा ना बढ़ा, लेकिन इसका आकार बदल जाता है। अब अगर इसको हम किसी बाल्टी में डाल देंगे तो ये बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर हम इस पानी को कहीं थाली में डाल दें तो थाली जैसा हो जाएगा। जमीन में डाल दें तो ढाल की ओर बह जाएगा, है ना। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, ऐसी अवस्थाएं द्रव कहलाती है। ऐसा होता क्यों है, देखिए इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो द्रव्य की द्रव अवस्था होती है, ये ठोस, ये है द्रव। ठीक है ना, जो द्रव अवस्था होती है उस द्रव अवस्था में जो अणु, परमाणु या अवयवी कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, है ना। जो अवयवी कण होते हैं ये इनके बीच का जो एक गैप होता है इसे अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। इस बीच की दूरी के कारण ये अणु एक स्थान से दूसरे स्थान को हिल-डुल सकते हैं। ठीक वैसे ही भैया, जैसे आप किसी खाली ट्रेन में जा रहे हो और आपको बैठने के लिए डिब्बा खाली मिल जाए तो आप बड़े आराम से इस सीट से उस सीट और उस सीट से इस सीट जाएंगे, है ना। और अगर खचाखच भरा होगा डिब्बा तो आप जानते हैं फिर जहां खड़े होने को मिल जाए भैया उतना ही बहुत है कि नहीं। लेकिन द्रव अवस्था में क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं तो चाहे इधर बैठे चाहे उधर बैठे, है ना, पूरा डिब्बा खाली है, ये इसकी द्रव अवस्था। तो हिल डुल सकते हैं, इसलिए इसका आयतन तो निश्चित है परंतु आकार अनिश्चित है। ठीक है ना। अब आपकी इसकी तीसरी अवस्था देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं भैया, द्रव्य की तीसरी और अंतिम अवस्था गैस अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होती, ना तो आयतन निश्चित है और ना ही आकार निश्चित है ना। ऐसा होता क्यों है भैया, ऐसे तो जैसे कि O2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। गैस की किसी भी अवस्था में कोई चीज निश्चित नहीं होती, ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। आप देखते हैं, आपने देखा होगा
कि ये 14 किलो गैस, 14 लीटर गैस आपके सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर में भरी होती है, और अगर सिलेंडर लीकेज हो जाए और आपका कमरा बंद है पूर्ण रूप से, तो पूरे कमरे के आयतन को चारों ओर से घेर लेती है ना। तो उसका आयतन भी बदल गया और आकार भी बदल जाता है ना। तो उसका ना तो आयतन निश्चित है और ना ही आकार निश्चित। ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। इसके अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस तरह से होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनके अणुओं के बीच जो है गैपिंग, यानी जो आयतन और बीच का जो गैपिंग स्थान है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण इसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और गतिज ऊर्जा होने के कारण ये अणु बहुत ज्यादा तेजी से गति करते रहते हैं, जिससे इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। आ गया होगा समझ में। ये तो थी आपकी द्रव्य की अवस्थाएं। आज हमें आपको जो पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में हमें केवल ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ना है ना। किसमें पढ़ना है? ठोस अवस्था के बारे में। बस चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। हम आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड, इस चैप्टर में आपको केवल सॉलिड के बारे में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। ठोस अवस्था क्या है और ठोस कितने प्रकार के होते हैं तथा उनमें कौन कौन से गुण होते हैं या कौन कौन से उनमें अवगुण होते हैं अर्थात दोष होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। सॉलिड को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके अणु और परमाणुओं की संरचना एवं व्यवस्था एकदम नियमित होती है, अर्थात निश्चित होती है। जिस परमाणु अणु या अवयवी कण को जहां पर होना चाहिए वहीं पर रहता है, वो कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है ना। जैसे कि आपके होते हैं लोहा, सोना, चांदी आदि। ठीक है ना। और अक्रिस्टलीय ठोस वो ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन, अवयवी कण में अणु भी आता है, परमाणु भी आता है और आयन। तो अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। आई बात समझ में कि नहीं? उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। इनके बारे में डिटेल जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगी, और इसके आगे का चैप्टर भी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था भैया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम की आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके और सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। जय हिंद।